हेलो दोस्तों, यदि किसी बच्चे को साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, यानी हार्ट की जन्मजात होने वाली ऐसी विकृति है जिसमें बॉडी नीली पड़ जाती है, इस तरह के बच्चों में या किसी भी उम्र में जब इस तरह के पेशेंट्स पे सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद क्या इश्यूज आते हैं, इस पर हम बात करेंगे। अक्सर बहुत सारे लोगों को या वीडियोज़ में आपने ये देखा सुना होगा कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का ऑपरेशन कब करना है, ऑपरेशन के क्या इश्यूज़ है, किस तरह का ऑपरेशन करना है, फिर ऑपरेशन के बाद क्या होगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगी, उनका फॉलोअप फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मेडिसिन का क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी का क्या होगा, प्रिकॉशंस क्या हैं, इमोशनल सपोर्ट और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या होंगे, और प्रेगनेंसी और फैमिली प्लानिंग रिलेटेड क्या इश्यूज़ होंगे। आज इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक उन सभी पेरेंट्स और उन सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है जिनका साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है उनको, और उनको उसके बारे में जानना है कि सर्जरी के बाद उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, बुरा देखें। आज का टॉपिक को बहुत सारे सेगमेंट्स में हमने डिवाइड किया। हर एक टॉपिक और हर एक जो सब सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक में हम बच्चों के बारे में, फ्यूचर में सर्जरी में जो उनका होगा उसके बारे में सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, इसलिए हर एक टॉपिक या सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए टॉपिक को पूरा एंड तक देखें और कोई भी पार्ट को स्किप करके ना देखें, नहीं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें। देखिए, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में बहुत सारे केस में तो सर्जरी पॉसिबल ही नहीं होती। अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो फिर उसमें आप ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यदि आप पैलिएटिव शंट कर रहे हो, जहाँ पे आप पूरी करेक्टिव सर्जरी नहीं कर रहे हो, यानी होल को बंद करने से लेकर सारे प्रॉब्लम को कंप्लीट ठीक करने के बदले यदि आप थोड़ी सी सर्जरी कर रहे हो जिसमें बच्चे की सिर्फ जान बच जाए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिलीफ भी उतना ही मिलेगा। यानी कि श्वास फूलने का प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएगा, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स कुछ कम हो जाएंगे, सुस्ती कुछ कम हो जाएगी, उसकी शारीरिक क्षमता कुछ हद तक बढ़ जाएगी। अगर आपने पूरी करेक्टिव सर्जरी कर दी है, जहाँ पे सर्जरी अच्छे से हो गई है, सक्सेसफुली हो गई है और बच्चे का हार्ट हीलिंग फेज़ में आ जाता है, इंप्रूवमेंट के फेज़ में आ जाता है, तो फिर वैसे केस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बच्चे की शारीरिक क्षमता भी ठीक हो जाएगी, उसको श्वास फूलने का प्रॉब्लम और बाकी सब चीज़ें भी ठीक हो जाएगी, काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिलीफ काफ़ी बेटर हो जाएगा। एक इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि सर्जरी किस एज पे हुई, तब तक हार्ट में कितना डैमेज हो चुका था और किस टाइप की प्रॉब्लम थी, इस पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए सर्जरी करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, सर्जरी होने से पहले हार्ट पूरा फेल हो चुका था, तो वैसे केस में उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, सिम्टम में उतना रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए सर्जरी होने का टाइम बहुत जल्दी था, सही टाइम पर सर्जरी हो गई है, तो सिम्टम्स में रिलीफ ज़्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है जहाँ पूरी तरह से सर्जरी पॉसिबल ही नहीं थी, तो वहाँ पे आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए सर्जरी अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाई, सर्जरी में एक्सपेक्ट कुछ किया गया था लेकिन पूरी तरह से आप काम उसमें नहीं कर पाए, बच्चे को उसको दौरान कुछ इन्फेक्शन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, वाल्व का लीकेज वापस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली इस तरह के पेशेंट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पूरा रिकवरी नहीं आएगी और कंडीशन बिगड़ भी सकती है। तो क्या सर्जरी हुई है, किस एज पे सर्जरी हुई है, किस तरह की सर्जरी हुई है, कंप्लीट सर्जरी हो पाई है या नहीं हो पाई है, और पेशेंट का पेरी प्रोसीजर कोई इश्यूज़ तो नहीं हुए, सर्जरी के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए, ये सारी चीज़ डिसाइड करेंगी कि पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ फ्यूचर में क्या होगा। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स उतनी ख़राब क्वालिटी, जितने कम प्रॉब्लम्स उतनी अच्छी क्वालिटी। तो ये जनरलाइज़ करना इसमें बड़ा मुश्किल है कि किस बच्चे की लाइफ कैसी रहेगी, लेकिन हाँ, ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि सर्जरी कैसी हुई है, ये टेक्निकल डिटेल आपकी काफ़ी मदद करेगा जानने के लिए कि फ्यूचर कैसा होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे पेपर्स जो आपके सर्जरी के हुए उनको संभाल के रखिए। अक्सर बहुत सालों बाद जब बच्चे को हमारे पास लाया जाता है तो सारे पेपर्स खो चुके होते हैं, उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चे को मैनेज करना, क्योंकि कुछ भी कागज़ नहीं अवेलेबल होते कि बच्चे की सर्जरी कौन सी हुई, माँ बाप को ये भी नहीं पता होता। और हमारे सोसाइटी में जहाँ एजुकेशन लेवल कम है, वहाँ ये एक्सपेक्ट करना भी मुश्किल होता है कि बच्चों को बीमारी का नाम भी नहीं पता होता, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। अब ऐसे केस में कागज़ अगर रहें तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है डॉक्टर को समझने में कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या करना है। यदि कोई कागज़ नहीं रहेगा तो एक डिज़ास्टर हो जाता है, उसमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सारे कागज़ों को, सर्जरी के नोट्स को, सब चीज़ को संभाल के रखिए, इसे रद्दी समझ के फेंक मत दीजिए। अगला इशू है फॉलोअप संबंधित। यूजली सर्जरी होने के 5-7 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। पहला फॉलोअप 3 से 10 दिन में पेशेंट को बुलाया जाता है, ड्रेसिंग बार बार की जाती है और पेशेंट का इस दौरान हार्ट फंक्शन, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, कोई कंडक्शन प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ों को चेकअप किया जाता है। ये सारी अगर चीज़ें ठीक है तो फिर पेशेंट को हर 2 से 3 महीने में फॉलोअप में बुलाया जाता है। इस फॉलोअप के दौरान पेशेंट सर्जन को भी बता सकता है, कार्डियोलॉजिस्ट को भी बता सकता है, किसी पीडियाट्रिशियन या फिजिशियन को भी बता सकता है क्या उसको प्रॉब्लम है और क्या एज है, उसके हिसाब से। आइडियली स्पीकिंग जो व्यक्ति इसमें बच्चे को फॉलोअप कर रहा है वो एटलीस्ट इको में या बच्चे का प्रॉपर मैनेजमेंट में प्रॉपर उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए।
यदि इस तरह के पेशेंट्स में किसी आप ऐसे डॉक्टर को दिखा रहे हैं जिसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चे को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाएगा और प्रॉब्लम्स होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि या तो सर्जन जिसने किया है ऑपरेशन उसी के पास फॉलोअप करते रहें, या नज़दीक का जो वेल इक्विप्ड कार्डियोलॉजिस्ट है या कोई फिजिशियन है जो इकोज रेगुलरली करता है, बच्चों की डिजीज़ को अच्छे से समझता है, या कोई पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो उनको दिखाते रहिए, वो बच्चे को या उसकी रिक्वायरमेंट्स को बेटर मैनेज कर पाएंगे। साइनोटिक कंजाइटिल हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट में अक्सर कुछ हद तक कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चा पूरी तरह से सर्जरी करने के बाद तुरंत ही ठीक हो जाता है, ऐसा यूजली नहीं होता है। लॉन्ग टर्म उसको नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से आप पेशेंट को आप अपने हाल पर छोड़ दें तो वो गलत होगा। रिकवरी करने के दौरान रेगुलर चेकअप्स ज़रूरी है। अगला इंपॉर्टेंट इशू है मेडिसिन के बारे में। ज़्यादातर एक बार अगर सर्जरी हो गई और हार्ट पूरी तरह ठीक हो गया तो काफ़ी मेडिसिन बंद हो सकती है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को कोई कंडक्शन प्रॉब्लम है, कोई गति का प्रॉब्लम है, कोई अगर हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित मेडिसिन चलती रहती है। कई बार अगर खून पतला करने की दवा की ज़रूरत है तो वो मेडिसिन भी चलती रहती है। क्या हार्ट का कंडीशन और कितनी उसकी प्रॉब्लम्स है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसको दवाइयाँ चलेगी या नहीं। काफ़ी केसेस में दवाइयाँ पूरी तरह बंद हो सकती हैं, लेकिन हर केस में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव इको कैसा है और कितनी प्रॉब्लम्स बची हैं पेशेंट को और क्या उसका हार्ट फेलियर का स्टेटस है, इसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि उसको कौन सी और कितनी मेडिसिन चलेगी। अगला इंपॉर्टेंट इशू है फिजिकल एक्टिविटी संबंधित। ज़्यादातर अगर किसी बच्चे की सर्जरी अगर अच्छे से हो गई है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम बची नहीं है तो उसका स्टैमिना धीरे धीरे करके बढ़ेगा और वो अपनी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कर पाएगा, अपना जॉब, शादी वादी सब कर पाएगा। अगर प्रॉब्लम है बाकी या सिर्फ पैलिएटिव सर्जरी की गई है तो वैसे केस में वो अपना पूरी नॉर्मल लाइफ शायद ना जी पाए। उसका कितना शारीरिक क्षमता है, कितना स्टैमिना है, इस पर डिसाइड होगा कि उसका ओवरऑल फ्यूचर कैसे होने वाला है। मान लीजिए अगर बच्चे का स्टैमिना बहुत अच्छा है तो वो ज़्यादातर चीज़ें कर सकता है, यदि नहीं है तो नहीं कर सकता है। कैसे असेस करें कि स्टैमिना ठीक है या नहीं? आप बच्चे का इको देखिए, इको में अगर पम्प फंक्शन ख़राब है या हार्ट फेलियर के साइन ज़्यादा है तो फिर आप उसको ज़्यादा चीज़ें परमिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको किसी बच्चे का एफर्ट टॉलरेंस असेस करना है तो ट्रेडमिल टेस्ट उसके लिए अच्छा टेस्ट है। ट्रेडमिल टेस्ट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देगा। उसमें मेट्स के फॉर्म में, जिसको मेटाबॉलिक इक्विवेलेंस बोलते हैं, उससे आप असेस कर सकते हैं कि कितना आप देर ट्रेडमिल पर चल पा रहे हो। जितना ज़्यादा चल पा रहे हो उतना ज़्यादा अच्छा स्टैमिना है, इसका मतलब आप ज़्यादातर एक्टिविटीज़ कर पाओगे। यदि एफर्ट टॉलरेंस ख़राब है तो आप नहीं कर पाओगे। अब कितनी अग्रेसिव एक्टिविटीज़ कर सकते हो और लॉन्ग टर्म कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेल सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। कौन सी प्रॉब्लम थी और कैसा करेक्शन हो गया उसके हिसाब से। ज़्यादातर लोग जिनको सिंपल कंजाइटिल हार्ट डिजीज साइनोटिक वाली होती है वो ज़्यादातर काम कर पाते हैं। टॉप वाले पेशेंट भी कुछ हद तक अपना काम कर पाते हैं, पर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये बच्चे आगे जाके मैराथन दौड़ लेंगे और वो अग्रेसिव स्पोर्ट्स में आ जाएंगे और सब कुछ कर लेंगे, वो हर केस में पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ होता है पॉसिबल, पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ब्लैंकेट स्टेटमेंट इसमें दे देना कि हर व्यक्ति बिल्कुल फिट हो जाएगा और सब काम कर पाएगा, वो भी गलत है। और यदि हम कहें कि कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, हर आदमी को रेस्ट्रिक्टेड लाइफ ही जीनी पड़ेगी, तो वो भी गलत है। केस टू केस और सर्जरी के रिजल्ट्स पर काफ़ी चीज़ें वेरी करती हैं। अब बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। ज़्यादातर साइनोटिक कंजाइटिल हार्ट डिजीज़ वाले बच्चों को सर्जरी के बाद तेल घी वाला या शुगर वाला या कोलेस्ट्रॉल वाला ये सब डाइट का इतना कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर खून पतला करने वाली दवाइयाँ चल रही है तो उनको विटामिन की एंटागोनिस्ट यानी हरी साग सब्जी, तो अगर विटामिन की एंटागोनिस्ट चल रही है तो उनको हरी साग सब्जी ज़्यादा खाएं, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ना खाएं। पर अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को डाइटरी परहेज वगैरह से इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता और इसमें बहुत ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन या लाइफस्टाइल रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते। लेकिन हाँ, फिर भी यदि आप थोड़ा सा अच्छा भोजन लेते हैं, प्रोटीन वाली चीज़ ज़्यादा लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, नींद अच्छी रखते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, व्यसन नहीं करते, ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में आपकी लाइफ बेटर होगी, लॉन्ग टर्म होने वाले प्रॉब्लम्स थोड़े कम होंगे। ये हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। इसके अलावा बात आती है प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी साइनोटिक कंजाइटिल हार्ट डिजीज अगर सर्जरी हो गई है और खासकर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो वगैरह है तो ज़्यादातर लोग प्लान कर पाते हैं, बशर्ते उनका ओवरऑल एफर्ट टॉलरेंस अच्छा हो और बशर्ते उनका ओवरऑल हार्ट फेलियर में नहीं और सर्जरी कंप्लीट करेक्टिव सर्जरी हो गई है तो, सैचुरेशन अगर मेंटेन रह रहा है तो। अगर नहीं मेंटेन रह रहा है तो प्रेगनेंसी मत करिए, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, दोनों के लिए डेंजरस होगा। इसके अलावा जहाँ सवाल बच्चे का है, बच्चा का प्लानिंग भी ज़्यादातर लोग कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ों को असेस करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के तुरंत पहले इको ट्रेडमिल ये सब हो जाए, डॉक्टर से डिस्कशन हो जाए, जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह हो जाए तो अच्छा है। प्रेगनेंसी के दौरान भी
बच्चे का भी प्रॉपर एनालिसिस हो जाए कि बच्चे को उस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। 5 to 10% केस में बच्चे को जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है। तो 4-5 महीने के दौरान बच्चे का हार्ट का स्कैनिंग और जब बच्चा डिलीवर हो जाए उससे पहले उसके बाद भी हार्ट का स्कैनिंग हो जाना चाहिए, ताकि अगर कोई डेंजरस अबनॉर्मलिटी अगर बच्चे को हो तो मैनेज की जा सके। और मान लीजिए चौथे 5वें महीने में ही आपको पता चलता है कि बच्चे को बहुत ही डेंजरस कुछ प्रॉब्लम है जो कि आगे सर्जरी नहीं हो सकती, तो अबॉर्शन कराया जा सकता है। यदि मान लीजिए बच्चे को कोई साइनोटिक डिजीज़ है जहाँ मैनेज पॉसिबल है, तो वहाँ पे आप उसको इस मामले के लिए छोड़ देते हो कि डिलीवरी के बाद आप उससे मैनेज कर लोगे। पर हाँ, ये सारी चीज़ों के बारे में माँ के साथ, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना आवश्यक है कि बच्चे को इस तरह का प्रॉब्लम है, फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, रिस्क कितना है, फिर वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये उनका डिसीजन। इसके अलावा लास्ट हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अक्सर मिस हो जाता है, वो है इमोशनल सपोर्ट की या सोशल सपोर्ट की। कई बार इस तरह के बच्चे जिनका सर्जरी हो चुका होता है लेकिन प्रॉपर सर्जरी नहीं हो पाता है, या जिनको चलने में बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, वो एक तरह से सोसाइटी में डाउनकास्ट, आउटकास्ट जैसे हो जाते हैं। सोसाइटी उनको थोड़ा तिरस्कार की तरह से देखती है, उनके साथ कई बार बहुत अच्छा बिहेव नहीं करती है, जिसकी वजह से बच्चे अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस तरह के लोगों के लिए प्रॉपर सोशल सपोर्ट उनको मिले, आसपास के दोस्तों का, फैमिली का, टीचर्स का और रिलेटिव्स का उनको अच्छा सपोर्ट मिले, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, उनको प्रॉपर इंकरेजमेंट मिले, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि ये पेशेंट्स एक तो अपनी बीमारी से भी परेशान रहते हैं, और ऐसे केस में अगर सोसाइटी का या लोगों का उनके प्रति अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा तो वो और डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इमोशनल काउंसलिंग भी ज़रूरी है, और ज़रूरी पड़े तो साइकेट्रिस्ट को भी दिखाइए। दवाओं की शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी ज़रूरत है तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन इस एस्पेक्ट को भी इग्नोर ना करें। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में सर्जरी के बाद लाइफ क्या होती है, यानी नीला पड़ने वाली बीमारियाँ, उनकी सर्जरी के बाद लाइफ कैसी होती है, इस पर हमने बात करी। एन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में सर्जरी के बाद क्या होता है और डिवाइस क्लोजर के बाद लाइफ में क्या होता है, उस पर हमने भी सेपरेट वीडियोस किए, उनको ज़रूर चेकआउट करें। आज के टॉपिक में हमने बात करी यदि किसी बच्चे को साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, यानी हार्ट की जन्मजात ऐसी विकृति है जहाँ हार्ट नीला पड़ जाता है, बॉडी नीली पड़ जाती है, वहाँ पे यदि किसी बच्चे को सर्जरी हो गई तो उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होगी। इस तरह के पेशेंट्स में और क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह में क्या हो सकता है, या इस तरह के पेशेंट्स में एक बार सर्जरी के पहले क्या इश्यूज़ होते हैं, बाद में क्या होता है, सर्जरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सब पर हमने सेपरेट वीडियोस किए, इनको आप ज़रूर चेकआउट करें। आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल जाएगा जिसमें आपको समझने में मदद मिलेगी कि बीमारी के बारे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इसमें आपके पेशेंट या आपके रिलेटिव का फ्यूचर क्या होने वाला है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।